नमस्कार। सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। इंडोनेशिया से खबर। इंडोनेशिया के दौरे पर गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो खुश हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि जकार्ता में भारतीय प्रवासी समुदाय को जब उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने कहा मेरे अंदर भारतीय डीएनए है। और जब वो भारत आए थे तब भी उन्होंने ये बात बताई थी क्योंकि इंडोनेशिया में जो वहाँ के बाशिंदे हैं वहाँ पे भारतीय डीएनए की बात यदि कही जाए तो फिर इतिहास की तरफ जाना होता है। जब व्यापारिक दौर था आज 15वीं शताब्दी या उसके थोड़े पहले, भारत से सूफी कल्चर को लेकर यहाँ से इस्लामिस्ट गए थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, वो व्यापारियों के साथ इंडोनेशिया जाते थे और फिर वहाँ जाके उन्होंने धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार किया और इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री बन गया। लेकिन हिंदुत्व की और हिंदू धर्म के प्रति आस्था की जड़ें वहाँ पर बहुत गहरी हैं। इसलिए कहा गया प्रबोवो सुबियांतो के द्वारा कि मेरा डीएनए भारतीय है। ये खास बात है क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहाँ भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति गहरा सम्मान देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारत और इंडोनेशिया ने 1200 साल पुराने प्राम्बानन मंदिर के संरक्षण और पुनर्स्थापन के मामले में साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। इंडोनेशिया ने भारत की अस्त्र मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है और ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों के अधिग्रहण की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ईवीएम विकसित करेगा। जहां तक बात अस्त्र की है, रशिया अभी पूरी तरह से यूक्रेन युद्ध में पिछले 4 साल से उलझा हुआ है, तो ऐसे में भारत के साथ अस्त्र मिसाइल खरीदने में जो रुचि दिखाई है इंडोनेशिया ने, वो भारत के लिए एक फायदे का सौदा हो सकती है। आर्थिक सहयोग के तहत स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स में निवेश बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही मलक्का जलडमरू मध्य के पास स्थित रणनीतिक समांग बंदरगाह का संयुक्त विकास भी किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के व्यापार और समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर भारत और इंडोनेशिया के संबंध अब संस्कृति, रक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और अब रुख करते हैं एशियाई शेयर बाजारों का, जहां भारी बिकवाली देखने को मिली। कुल मिलाकर 700 अरब डॉलर से अधिक का मार्केट वैल्यू साफ हो गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 7.3% तक गिर गया, जिससे निवेशकों को बड़ा झटका लगा। वहीं जापान, ताइवान और चीन के शेयर बाजारों में भी टेक्नोलॉजी के शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। लेकिन इस वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत एक अलग पहचान बना रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि जो विदेशी निवेशक हैं वो शेयर मार्केट से दूर जा रहे हैं, मतलब बिकवाली करते हुए बाहर निकल रहे हैं। जो सबसे बड़ा $4 ट्रिलियन का जो आईपीओ अमेरिका में आया, एलन मस्क और उनके द्वारा लेके आया गया, तो उसको देखते हुए सारी दुनिया के जो निवेशक थे वो निकल के और 4 ट्रिलियन के उस आईपीओ की तरफ चले गए थे। लेकिन अब वापस जो स्थितियां बदली हैं उसके अनुसार भारत का क्या रुख रहता है इस दिशा में अपन अगर आगे बढ़े और देखें तो भारत एक अलग पहचान बना रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने डबल डिजिट रिटर्न देकर मजबूत प्रदर्शन किया है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद, फंडामेंटली भारत का शेयर मार्केट स्ट्रांग माना जाता है। स्थिर विकास और निवेशकों का बढ़ता हुआ भरोसा इसे वैश्विक बाजारों की उथल पुथल के बीच भी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। अब यदि बात करें उस रिसर्च की जो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर सामने आई है, तो ग्लोबल मार्केट अंडर प्रेशर क्या काम कर रहा है और इंडियन इक्विटी मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, अगर उसमें कंपैरिजन किया जाए तो साउथ कोरिया का कॉस्पी जो है वो 8% क्रैश होता है। सैमसंग के शेयर 10% तक गिरते हैं। जापान का जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड यील्ड है, वो 2.83% हाईएस्ट है 29 सालों में। यूनाइटेड स्टेट्स में तो यह हालत हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज आई कि वो 4000 नौकरियों को कट करेगा या 4.5 लाख जॉब्स जो हैं वो कट हो सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट की बात है। लेकिन भारत के अगर निफ्टी की बात करें तो 15% का रिटर्न अप्रैल से 30 जून तक निफ्टी ने दिया है और निफ्टी मिड कैप 100 जो है वो 16% गेन कर चुका है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 वो 16% का रिटर्न दे रहा है, अराउंड 16%। तो ये भारत की स्थिति है और इसको देखते हुए विदेशी निवेशक भारत के शेयर मार्केट की तरफ फिर से रुख करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। तो ये जो है स्ट्रगल, जो वर्ल्ड एक तरफ स्ट्रगल कर रहा है वर्ल्ड का शेयर मार्केट, और भारत का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये शेयर मार्केट की दुनिया है, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं पंढरपुर वारी की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में इस वक्त जबरदस्त बारिश के चलते लोग परेशानी में हैं।
घर बार छोड़ना पड़ रहा है और मौतें भी हो रही हैं। इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात कर दी गई है। बारिश से लोगों को होने वाली परेशानी कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है और लाखों वारकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। कुल मिलाकर राज्य सरकार का फोकस राहत, सुरक्षा और पंढरपुर वारी के सुचारू संचालन पे है। पंढरपुर की यह यात्रा पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र में श्रद्धालु निकालते हैं और ये इसी महीने पे निकाली जाती है। केरल के वायनाड जिले के मेप्पाडी के पास स्थित कल्लाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भीषण भूस्खलन हुआ, जिसका डरावना दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकालने और प्रभावित परिवारों की मदद में जुटे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को शांति मिले, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में संबल प्राप्त हो। प्राकृतिक आपदाएं मानवता की परीक्षा होती है, इन्हें कभी भी राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अमेरिका ने $482 मिलियन यानी 48 करोड़ डॉलर के सपोर्ट पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज भारतीय सेना के AA-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और AIM-777A2 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों के लिए है। इसमें स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है ताकि इन सैन्य प्लेटफॉर्म्स की परिचालन क्षमता और तैयारियों को लगातार मजबूत रखा जा सके। इस फैसले से भारतीय सेना के प्रमुख रक्षा उपकरणों की ऑपरेशन रेडीनेस और लंबी अवधि तक प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। चलिए बात करें ईरान और अमेरिका की। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। अमेरिका ने युद्ध विराम के बाद अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए दक्षिण ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट, ड्रोन भंडारण केंद्र और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई कैश्मीर, वीर बंदर अब्बास, सिरिक और बंदर जास्क जैसे रणनीतिक इलाकों में की गई। अमेरिका का कहना है कि यह संयुक्त सैन्य अभियान हार्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हुए ईरानी हमले के जवाब में किया गया है। वहीं ईरान ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि आगे दोनों देशों की प्रतिक्रिया क्या होती है, या आग कब बुझेगी। अब हर आदमी ये कह रहा है जो भी इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें राम मंदिर निर्माण में उनके द्वारा दिए गए 1,11,000 रुपए का जो दान है वो वापस किया जाए। उनका कहना है कि यदि ये राशि वापस मिलती है तो वो इसे रामालय ट्रस्ट को दान करेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दान की वापसी के लिए वे अयोध्या की अदालत में मुकदमा दायर करेंगे। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के कारण उनकी धार्मिक आस्था आहत हुई है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं और मेरी आस्था को ठेस पहुंची है। यह बयान ऐसे समय आया है जब मंदिर में दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच जारी है और ट्रस्ट ने भी प्रशासनिक बदलाव किए हैं। अयोध्या राम मंदिर से जिन बहुमूल्य वस्तुओं के चोरी होने का दावा किया जा रहा था, उन्हें ट्रस्ट की बैठक के बाद मीडिया के सामने प्रदर्शित किया गया। प्रेस को दिखाए गए सामान में सोने की रामचरितमानस, चांदी के एकाक भुषुंडी, भगवान श्री राम की चरण पादुका और सोने का हार शामिल है। इन वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करके यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिन बहुमूल्य धार्मिक धरोहर के गायब होने की चर्चा थी वे मंदिर परिसर में सुरक्षित मौजूद है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग दावे और आरोप सामने आए हैं, इसलिए अंतिम स्थिति संबंधित जांच और आधिकारिक निष्कर्षों के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट होगी। अब बात करें खेल की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन की शर्मनाक हार दे दी। 2-0 से आयरलैंड से हारने के बाद, आयरलैंड जो कि एक नौसिखिया टीम है, उससे हारने के बाद अब इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम से भी 2-0 से पीछे हो गया है भारत। यह है विश्व विजेता T20 का भारत। और अभी IPL के दौरान एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हीरो बने, उन्होंने नाम कमाया, दाम कमाया और सुर्खियों में रहे। लेकिन जैसे ही विदेश की पिचों पर गेंदबाजों से सामना हुआ, कह सकते हैं कि वहां पर ये फंसते हुए इस तरह से दिखाई दिए कि इतनी बड़ी हार तक झेलना पड़ी। इंग्लैंड के पिचों पर भारत के बल्लेबाज पूरी तरह से फिसड्डी अगर साबित हो रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, अब इसको गंभीरता से सोचना होगा। कोच गौतम गंभीर के निर्णय हो या टीम मैनेजमेंट के निर्णय, हकीकत यही है कि भारत की दिग्गज टीम, जिसमें एक से बढ़कर एक माहिर खिलाड़ी आते से ही रन बरसाना शुरू करते हैं, 76 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं। तो ये रहा कुल मिला के भारत के लिए। अब देखते हैं वो आगे का सफर इतने दबाव में कैसे तय करते हैं।
भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतने रनों से अंतर की सबसे बड़ी हार, और मैच के कप्तान जो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं श्रृंखला की श्रेयस अय्यर, उन्होंने भी कहा कि यह प्रदर्शन तो बेहद निराशाजनक है, गलतियों से सीख लेना होगी और मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो ये पाटा पिच IPL की नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मैदानों की प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव पिच है, जिस पर भारत को अच्छा खेल दिखाने के लिए प्रेशर से बाहर आकर फोकस्ड होकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खेलना होगा, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा है, हम ऐसा मानते हैं। केंद्र सरकार पेट्रोल पंपों पर बिना एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती कीमत तय करने का फार्मूला है। अलग डिस्पेंसर लगाने, रखरखाव और अलग स्टॉक मैनेजमेंट की वजह से लागत बढ़ रही है। भारत ने E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य समय से पहले हासिल कर आयात बिल में बड़ी बचत की है और किसानों को भी फायदा पहुंचाया है। अब बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प उन वाहन मालिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है जिन्हें कुछ विशेष वाहनों के लिए इसकी जरूरत महसूस होती है। अगर यह फैसला लागू होता है तो सरकार की बदलती जरूरतों और उपभोक्ता फीडबैक के आधार पर नीति बनाने की दिशा में यह एक अच्छा कदम माना जा सकता है, जिसमें ग्राहक को उसकी मर्जी के अनुसार पेट्रोल मिले। हम तो कहते हैं कि प्योर पेट्रोल मिले, E10 भी मिले, E20 भी मिले, और अगर उसके बाद अगर आप E30, E40 दे सकते हैं इंजन की सेहत को ध्यान में रखते हुए तो वो भी दें, लेकिन ये ग्राहक की इच्छा पे होना चाहिए कि वो कौन सा पेट्रोल खरीदेगा। क्या इस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? इस पे भी नजर रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।